महीने में जो डॉक्टर होती हैं वो आपको डेक्सा का इंजेक्शन भी रिकमेंड कर सकती हैं। ये आपको इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हो गए और खैरियत से हो गए। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। सेकंड ट्राइमेस्टर जो है वो 14वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक होता है। तकरीबन आप ये आइडिया लगा लें कि चौथे महीने का दूसरा हफ्ता यहाँ से आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और इसमें चौथा, पाँचवा और छठा महीना इंक्लूड होता है। इसमें आपने माँ में कौन सी चीज़ चेंजेस जो होती हैं वो माँ को फील होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, और किस में आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना होता है, कौन से ऐसे इंजेक्शंस और मेडिकेशंस आपको रिकमेंड की जाती हैं, इसके अलावा बच्चे में क्या चेंजेस आती हैं और आपने बच्चे से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन नोट करनी होती है, और बच्चे के कौन से ऐसे टेस्ट करवाने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से पता चल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। देखें, एक बात आपको हो सकता है पता हो तो उस पर आप स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट बात आप नहीं सुनते हैं, तो इसलिए 5 से 10 मिनट निकाल के अपने और अपने बच्चे की सेहत के लिए वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें। और ये मेरा सेकंड चैनल है, अगर आपका दिल चाहे तो इसे भी विजिट कर लें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो मोस्टली एक अच्छा पीरियड होता है औरत की प्रेगनेंसी के लिए, और इसमें बहुत ही ज़्यादा सेफ टाइम होता है ताकि अगर आपने कोई भी ऐसा काम वगैरह करना है तो आप इस ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, उसे इतने ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया और खाने पीने का दिल नहीं करना और इस तरह के बहुत से और डर भी होते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट जो है वो कम हो गया है पहले से भी ज़्यादा, तो इससे आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका वेट अच्छे से गेन हो जाएगा और इस टाइम में आपका जो वेट है वो स्टेबलाइज भी हो जाएगा और आपका खाना पीना भी प्रॉपर हो जाएगा। ट्राइमेस्टर में तकरीबन हर महीने में माँ जो है वो 2 से 2.5 किलो वजन अपना गेन कर लेती है। तो अगर आपका हर महीने इतना वेट गेन हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट जो माँ में चेंजेस आती हैं, अक्सर औरतें फील करती हैं कि उनकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल होना स्टार्ट हो जाती है, तो इससे वो आइडिया लगाना शुरू कर देती हैं कि शायद लड़का है या लड़की है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्किन जो डल होती है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, वो टाइमली होती है, उसके बाद आपकी स्किन ठीक हो जाती है। अगर आपके बेली बटन के नीचे जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की आ जाती है, वो भी नॉर्मल होता है। पेट के ऊपर जो है वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। अब कुछ औरतें कहती हैं कि हम खारिश करते हैं इस वजह से स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं, किसी हद तक खारिश की वजह से पड़ते हैं, लेकिन अगर कुछ औरतें खारिश नहीं भी करती हैं तब भी उन्हें स्ट्रेच मार्क्स का इशू होता है, क्योंकि वहाँ से आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खींची जाती है, तो उस वजह से स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत ही मेडिकेटेड जो क्रीम्स वगैरह हैं वो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ उस टाइम पे होती ही हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर लें सिंपल, तो उससे भी आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज हो जाती है और आपको इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। देन अक्सर लेडीज़ को इस टाइम पे एलर्जी का प्रॉब्लम भी होता है, उनका नोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टफ हो जाता है, काफ़ी नोज़ बंद रहना स्टार्ट हो जाता है, गम्स में भी, दांतों में भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपने थोड़ी सी केयर करनी होती है। अगर आप स्टीम वगैरह लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, और अगर आप डेंटल केयर करते हैं, मतलब माउथ वॉश वगैरह यूज़ करते हैं, सॉफ्टली जो है वो अपने दांतों को ब्रश करते हैं, तो वो भी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ पे औरतें थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं वो होते हैं आपके लेग क्रैम्प्स, वजाइना की हड्डियों में पेन होना, या फिर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अब ये सब चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं। अगर आपकी टांगों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ी सी वॉक करें, इसके अलावा आप मसाज वगैरह ले सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पेन है तो आप एक पैनाडोल ले सकती हैं, वो बिल्कुल सेफ़ होती है। नेक्स्ट आपके अगर वजाइनल बोन्स की पेन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बच्चे की वेट की वजह से बढ़ता है, इवन आपका उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जब भी आप लेटें तो आप बाईं तरफ करवट लेके लेटें। इसके अलावा अगर आप तकियों का इस्तेमाल करती हैं तो उससे वो पेन आपका काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि ऐसा एरिया होता है कि वहाँ पे आप मसाज वगैरह भी नहीं कर सकते और कोई ऑइंटमेंट वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर यही है कि आप ओरल मेडिकेशन ले लें और उसमें जो है वो आप पैनाडोल ही ले सकते हैं जो कि सेफ़ होती है। नेक्स्ट जो है वो आप अपनी बेल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बच्चे को सपोर्ट करती हैं, ताकि आपका पेन जो है वो किसी हद तक कम हो जाए। पेट के निचले हिस्से में बात करें तो देखें, 2 तरह की सिचुएशन होती है। अगर तो आपका पेट के निचले हिस्से का पेन काफ़ी ज़्यादा है और टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है तो वो ख़तरे की बात है, उसमें आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन विजिट करना है। और अगर आपको साथ में ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर स्पॉट भी ब्लीडिंग का लग रहा है, तब भी आपने डॉक्टर को लाजमी विजिट कर लेना है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से का जो पेन होता है ना, वो डल होता है, थोड़ी देर होता है। अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करती हैं या करवट लेती हैं या
उठती हैं या बैठती हैं उससे आपका वो पेन ठीक हो जाता है, या फिर नॉर्मली भी थोड़ी देर के बाद वो पेन आपका ख़त्म हो जाता है। तो वो राउंड लिगामेंट पेन होता है, वो नॉर्मल होता है, उसमें आपने कोई भी ऐसी टेंशन नहीं लेनी। बैक पेन की बात करें तो वो भी बच्चे की वेट की वजह से होता है, उसमें भी आप मसाज कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी पेन किलर ऑइंटमेंट्स होती हैं वो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आप जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से नीम गर्म पानी से जो है ना बाथ ले सकती हैं, उससे भी आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है। प्रेगनेंसी में सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कि आपने इन्फेक्शन से बचना होता है, क्योंकि बच्चे के वेट की वजह से, यूट्रस का साइज बड़ा होने की वजह से आपकी ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली खाली नहीं हो पाती, उसमें थोड़ा बहुत यूरिन रह जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का इशू बहुत ही कॉमन रहता है। देखिए इन्फेक्शन होना कॉमन है, लेकिन आपने उसको टाइमली डायग्नोज कर लेना है और टाइमली डॉक्टर के पास चले जाना है। उसके लिए आपको आपकी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर आपको साशे भी रिकमेंड कर सकती है, मेडिसिन भी दे सकती है, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, वजाइना में रखने के लिए भी मेडिसिन दे सकती हैं। तो वो उसकी कैटेगरीज होती हैं किस टाइप का इन्फेक्शन है, लेकिन उसमें आपने ये चीज़ देखनी है। अगर आपको यूरिन करते वक्त पेन हो रही है, आपके डिस्चार्ज में से स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज हो गया है, नॉर्मली जो है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर उसका कलर चेंज है और बाकी सारे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने लास्ट में डॉक्टर को विजिट कर लेना है, ताकि वो आपका इन्फेक्शन डायग्नोज कर सके। इन्फेक्शन को डायग्नोज टाइम पे करना और ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। उस टाइम पे बच्चे के लंग्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते। अब अगर बच्चे की बात करें तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं और आपने उस टाइम पे कौन सी मेडिकेशंस यूज़ करनी है, कौन से टेस्ट करवाने हैं। तो इसी टाइम पे आपको डॉक्टर जो है वो, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का इशू है या फैमिली में कोई ऐसा मसला है, तो आपको इसी टाइम पे टेस्ट रिकमेंड कर देती है, जिससे आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है वो बच्चे के लिए एनॉमली स्कैन कहा जाता है या फिटल वेलबिंग स्कैन भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सारे ऑर्गन्स, मेजर ऑर्गन्स जो है वो बच्चे के बन चुके होते हैं, बच्चे को सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होती हैं। अगर उस टाइम पे कोई भी ऐसी अबनॉर्मेलिटी होती है माँ में या बच्चे में, तो वो इजीली उस स्कैन से पता चल जाती है, चाहे बच्चे का पानी हो या बच्चे के किसी भी ऑर्गन्स में कोई अबनॉर्मेलिटी हो, माँ का जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुला है या बंद है, मतलब किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस स्कैन से पता चल जाता है। इसलिए आपने ये स्कैन जो है वो 22वें हफ्ते से लेकर 26वें हफ्ते के दरमियान लाजमी करवाना होता है। नेक्स्ट इसी टाइम पे जो है वो डॉक्टर आपको वैक्सीनेशन भी रिकमेंड कर सकती है। अगर आपको फ्लू का कोई प्रॉब्लम रहता है या किसी और चीज़ से एलर्जी का मसला है तो उसके लिए आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा जो है वो डॉक्टर आपको 7वें महीने में टेटनस का इंजेक्शन जो है वो भी लगवाने के लिए देती हैं। उसमें आपने एक इंजेक्शन लगवाना है और उसके बाद आपको वो सेकंड इंजेक्शन भी रिकमेंड कर देती हैं। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी की आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि आप लाजमी यूज़ किया करें क्योंकि इससे आपके पेन वगैरह भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। डाइट में आप सब कुछ ले सकते हैं, सफ़र भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, कोई भी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री नहीं है, तो वो आप सब काम कर सकते हैं क्योंकि ये गोल्डन पीरियड होता है औरत की प्रेगनेंसी का। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे का इस टाइम पे हेयरिंग एबिलिटी, सुनने की और देखने की जो सलाहियत है वो भी डेवलप हो चुकी होती है। बच्चे मूवमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा आपकी जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी सी आपको लेट फील होती है, लेकिन शुरू में बिल्कुल ऐसे बबल्स की तरह, गैस बबल्स की तरह मूवमेंट फील होती है। लेकिन अगर आपको छठे महीने में थोड़ी बहुत भी मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाती है तो वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट अगर आपको जो है आपकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो आपको ज़रा जल्दी पता लग जाता है कि बच्चा मूव करना शुरू हो गया। जब भी टाइम पे आपने उसकी मूवमेंट को काउंट करना है। काउंट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारा दिन बैठ के उसको काउंट करते नहीं। एक माँ को आइडिया हो जाता है कि बच्चा कितना मूव कर रहा है, लेकिन 1 घंटे में जो है वो बच्चे की तकरीबन 10 टाइम मूवमेंट हो जाती है। मूवमेंट में ज़रूरी नहीं है कि उसने एक ही तरह की मूवमेंट करनी है, वो आपको किक भी कर सकते हैं, हल्का सा करवट भी ले सकता है, हल्की सी भी मूवमेंट हो सकती है। और कभी क्या होता है कि 2-3 घंटे तक बच्चा सोया ही रहता है। नॉर्मली क्या होता है कि दिन के टाइम माँ घूमती फिरती रहती है तो बच्चे को झूले मिलते रहते हैं, बच्चा सोया रहता है। रात के टाइम पे जब लेटती हैं तो बच्चे उठ जाते हैं, ये भी चीज़ नॉर्मल है। लेकिन बच्चे की मूवमेंट अगर नहीं हो रही है तो उस टाइम पे आपने बच्चे को गुदगुदी करनी है ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड करे। अगर गुदगुदी से नहीं कर रहा तो आप टॉर्च लाइट लगाएं, उससे भी बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड कर देता है। लेकिन अगर उस चीज़ से भी नहीं कर रहा है और 2-3 घंटे गुजर चुके हैं और बच्चे की बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं है तो आपने लाजमी जो है वो डॉक्टर के पास विजिट करना है ताकि वो अल्ट्रासाउंड करके सब चीज़ें चेक कर ले। इसी टाइम पे जो है वो बच्चे के जेंडर का भी पता चल जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। अगर उसकी पोजीशन जो है वो ठीक है, कभी क्या होता है कि हाथ से ढका होता है या फिर जो है उसकी टांगों की पोजीशन इस तरह होती है कि नहीं पता लग पाता, लेकिन इसी टाइम पे आपको पता चल जाता है कि बच्चे का जेंडर क्या है अगर आप 1 से 2 अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नॉर्मली जो है वो बच्चे हिकअप्स भी लेते हैं, हिचकियाँ भी लेते हैं, वो भी नॉर्मल होती हैं, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो उसके इर्द गिर्द पानी होता है, वो अक्सर वो पानी अपने अंदर
पी लेता है और उसी में अपना यूरिन पास करता रहता है, तो वो पानी जो है थोड़ा सा उसके डायफ्राम को मतलब लंग्स को थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, तो उसकी वजह से आपके बच्चे जो है वो हिकअप्स लेते हैं। महीने में जो डॉक्टर होती हैं वो आपको डेक्सा का इंजेक्शन भी रिकमेंड कर सकती हैं। ये आपको इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि अगर कहीं पे भी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि बच्चे में कोई भी हो सकता है कि उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए जिसकी वजह से उसके लंग्स उस टाइम पे प्रॉपर मैच्योर नहीं होंगे, तो डेक्सा का इंजेक्शन आपको 2 दिए जाते हैं 12 घंटे के वक्फे से, ताकि बच्चे के जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर हो जाए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।